हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपके आज के इस लेक्चर में। बच्चों, आज के आप इस लेक्चर में ग्रेविटेशन के पढ़ने वाले हैं मास वेट के बारे में। हम पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में, एस्केप वेलोसिटी के बारे में। बस इतना ही है चैप्टर में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। जो भी आज लिखा हुआ है ये सारे के सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो 2 मार्क्स का सवाल आता है जहाँ पे 4 से 5 पॉइंट लिखना होता है। तो अपन आज स्ट्रगल करेंगे लगभग 6 मिनट, ताकि अपना कोई मार्क्स ना कटे और कोई रिस्क भी ना रहे। इसके अलावा सवाल पूछते हैं डिफाइन फ्री फॉल, जो कि 1 से 2 मार्क्स का सवाल आता है। तो फ्री फॉल के बारे में आपको जितना कुछ पढ़ना है सब कुछ मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हो, ताकि बहुत ईजी वे में आपको नोट्स भी मिल जाए और आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए। इसके अलावा एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, और वो एस्केप वेलोसिटी का एक्चुअल नंबर क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। तो वेल बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज से शुरू करने से पहले अगर मैं बात करूँ हमारे प्रीवियस लेक्चर का, तो आई होप आपने सारा लेक्चर देखा होगा। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो पहले सारा लेक्चर आप देख लो, क्योंकि सीधा एक टॉपिक पर हो गए। तो वहाँ पे जो बेसिक्स का इस्तेमाल हुआ है वो प्रीवियस चैप्टर्स, प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में पहले बताया हुआ है। तो आप सारा लेक्चर एक बार सीक्वेंस में देख लो, फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब बच्चों, अक्सर ही हम जाते हैं वजन करवाने के लिए, तो अपन जब वहाँ पे खड़े होते हैं कांटे के ऊपर, वेइंग मशीन के ऊपर, तो वहाँ पे आता है 60 kg या फिर 75 kg। अगर जाड़िया बड़े हैं तो 105 kg। तो बच्चों, ये जो हमारा kg वगैरह होता है, तो ये क्या है? ये हमारा वेट है कि मास है? हमको एक हमेशा ही हम कहते हैं कि मेरा वेट 60 kg है, हमारा वेट 70 kg है। तो मुझे जानना है कि ये जो kg होता है ये kg मास होता है कि वेट होता है। इसके अलावा कि क्या मेरा वेट कभी ज़ीरो हो सकता है, या फिर क्या कभी मेरा मास चेंज हो सकता है? ऐसे बच्चों कई सारे अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस जो हमारे मन में आते रहते हैं, आज अपन उसको टैकल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूँ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट की, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट कि मास क्या होता है। अगर मैं मास की बात करूँ तो मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, अब ये मार्कर में कोई ना कोई मैटर होगा। अब सर ये मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब होता है बेसिकली पार्टिकल्स वगैरह, पार्टिकल्स, एटम, आप ऐसे समझ के चलो। तो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना पार्टिकल्स है, एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर इसके पास 10 पार्टिकल है, तो जो उसका पार्टिकल होगा, जो उसका मैटर होगा, अपन उसको बोलेंगे मास। क्या बोलेंगे बच्चों? मास। अब मुझे बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट है और अगर इसके अंदर 10 एटम है, उसका कुछ मैटर है, 10 एटम, मुझे बताओ अगर मैंने इसको यहाँ से उठाया और अगर मैंने इस मार्कर को मून के ऊपर रखा, तो क्या इसका जो एटम्स वगैरह है, पार्टिकल्स वगैरह है, क्या उसका नंबर बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा ना। मतलब बेसिकली जो उसका मैटर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मैटर कभी चेंज होने वाला नहीं है। जितना इसका मैटर हमारे अर्थ में प्रेजेंट था, उतना ही मैटर मून पे होगा, उतना ही मैटर सन पे होगा, उतना ही मैटर जुपिटर पे होगा, उतना ही मैटर दुनिया के हर कोने पे होगा। इसका मतलब जो हमारा मास है ऑब्जेक्ट का, दैट इज अमाउंट ऑफ मैटर, और क्योंकि मैटर बदलता नहीं है, इसका मतलब हमारा मास भी बदलने वाला नहीं है। हमारा जो मास होता है वो दुनिया के हर जगह पे कांस्टेंट होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अपने कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स अपने कवर कर लिया, एक बार उसको रीड करते हैं। तो अगर बात करूँ मास की, तो व्हाट इज मास? मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी और प्रेजेंट इन अ बॉडी। कोई भी बॉडी के अंदर जितना मैटर होता है अपन उसको बोलते हैं वो उसका मास है। अब सर ये वेट क्या होता है? अगर बच्चों मैं वेट की बात करूँ तो वेट इज नथिंग बट फोर्स। जो भी हमारा ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी हम पे जो फोर्स लगाता है, हम उस फोर्स को बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं बच्चों? वेट। अब अगर मैं चला गया मून पे, तो मून पे उसका जो ग्रेविटी है, मून का ग्रेविटी हमारे ऊपर मून पे जो फोर्स लगाएगा, अपन उसको बोलेंगे मून का वेट, मतलब हमारा वेट ऑन मून। वैसा तो व्हाट इज वेट? इट इज अ फोर्स। वो फोर्स होता है, और ये कौन सा फोर्स है? जो हमारा अर्थ हमको पुल करा ना, वो वाला फोर्स। तो इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशन। हमारे ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हम पे जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को अपन बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं बच्चों? वेट। अब इसी से रिलेटेड एक हमारा फॉर्मूला भी बनता है वेट का, जो आपको एग्जाम में सवाल आता है। अब बच्चों मुझे बताओ, वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है ना, जो हम पे लग रहा है बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन, ये तो कोई भी प्लैनेट ग्रेविटेशन। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाने जाऊंगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू मा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है, और मुझे पता है कि जो फोर्स है ये तो हमारा वेट है, तो क्या मैं F के जगह पे W लिख सकता हूँ? तो मैंने F के जगह पे W लिख दिया। तो W इज इक्वल्स टू M, दैट इज मास। और जो एक्सेलरेशन है, जब कोई ऑब्जेक्ट हमको अट्रैक्ट करता है, कोई भी चीज़ जब हमको अट्रैक्ट करता है,
तो वहाँ पे जो उसका एक्सेलरेशन होता है, क्या उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है। तो मैं बोलूँगा कि जो वेट इट इज़ अ फोर्स, एक तरह का फोर्स है, लेकिन वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है इट इज़ कॉज बाय अर्थ का ग्रेविटेशन। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा W=mg। क्या बन जाएगा बच्चों? W=mg। तो डिफरेंस बिटवीन द सबसे पहले पॉइंट, व्हाट इज मास? मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी और कंटेन इन अ बॉडी। अब मैटर क्या होता है? अब पार्टिकल्स, एटम ऐसे समझ लो। अब व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड इन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन या फिर अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। इसका क्योंकि ये फोर्स है तो F इजिकल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स की जब वेट लिख दिया मैंने, मास तो सेम ही रहने वाला है, और एक्सेलरेशन जब लिख दिया मैंने G, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का फोर्स लग रहा है। तो मेरा डेफिनेशन हो गया। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, दैट इज W=mg। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया? अब आगे, अब बच्चों अगर मैं मास की बात करूँ तो मास जब अपन गिनते हैं तो मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि जो मेरा ये मास है, जो ये मेरा मार्कर है, इसका जो मास है वो ऐसे कुछ और लग रहा है, ऐसे कुछ और लग रहा है, ऐसे कुछ और लग रहा है। नहीं बच्चों, जो हमारा मास होता है सिंपली वो नंबर होता है कि इसका मास 60 kg है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, वॉट एवर। तो उसको कुछ डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है, वैल्यू होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड होता है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, आप उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो जो अपना मास है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। पर अगर मैं बात करूँ बच्चों वेट की, तो वेट क्या है? वेट एक तरह का फोर्स है जो लग रहा है बिकॉज ऑफ अर्थ का ग्रेविटेशन। अब मुझे बताओ, वेट के पास मैग्नीट्यूड तो हो गई ना कि इसका वजन इतना है, उतना नंबर तो हो गई, लेकिन इसके पास डायरेक्शन भी होता है। सर वेट के पास डायरेक्शन कैसे होता है? तो वेट का डायरेक्शन कैसे होता है बताता हूँ। अब बच्चों मुझे बताओ, जो हमारा वेट है क्या उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज छोटो जी। अब बच्चों जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ये खुद में ही एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जो हमारा वेट है वो हमेशा लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है ना, तो टुवर्ड्स द सेंटर। अब क्योंकि जो हमारा वेट है उसके पास नंबर है, उसका वजन है, वैल्यू है, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड है, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो मैं उसको बोलूंगा कि उसके पास डायरेक्शन भी है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड उसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैं उसको बोलूंगा वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलूंगा बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको मैं बोलूंगा स्केलर क्वांटिटी। क्या 2 पॉइंट क्लियर हो गया? इसके अलावा मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, whereas weight is an extrinsic property of a body। अब बच्चों के लिए वर्ड समझ लो, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है। आप उसको बच्चों कुछ ऐसे समझ सकते हो कि इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल। तो बच्चों अगर मैं मास की बात करूँ तो मुझे बताइए, जो मास है, इसका जो मास है क्या ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना? किस पर डिपेंडेंट है? इसके मैटर के ऊपर। क्या मैं कहूँ जो मैटर वगैरह है वो तो उसका अंदर की बात है ना। तो मास इज एन इंट्रिंसिक फैक्टर, मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। पर अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट है ना ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, बाहर के। अगर अर्थ पे है तो उसका वेट अलग हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी अलग है। अगर मून पे है तो क्योंकि मून का ग्रेविटी अलग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, तो वहाँ पे उसका वेट अलग हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अगर समझ नहीं आ रहा तो आप फॉर्मूला कर सकते हो। देखो, अगर मेरा वेट, मैं बात कर रहा हूँ मून पे, तो क्योंकि मून पे जी का वैल्यू अलग है, तो जब मैं सॉल्व करूंगा मास को जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेट अलग आएगा ना। अगर बात करूँ अर्थ की, तो अर्थ में जी का वैल्यू लगभग 9.8, तो अगर मैं मास पुट किया और 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो उसका वैल्यू अलग आएगा। अगर मैं मून की बात करूँ तो वैल्यू समथिंग एल्स, तो अगर मैं वो जी का वैल्यू कुछ और पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा तो डब्ल्यू का वैल्यू अलग आएगा ना। इसका मतलब जो हमारा वेट है, हमारा वेट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई प्लैनेट का ग्रेविटी अलग है तो वहाँ पे वेट अलग होगा। इसका मतलब मास अंदर के प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और जो हमारा वेट होता है वो बाहर का ग्रेविटेशनल का जो एक्सेलरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। उसका वजन कुछ मास कुछ और होने दो, कुछ और होने दो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट बहुत सिंपल वे में कवर हो गया। अब बच्चों क्योंकि हमारा मास मैटर पे डिपेंड करता है, अभी जो मार्कर है इसके पास 10 पार्टिकल है एग्जाम्पल, तो अगर ये मून पे जाएगा तो हाउ मच पार्टिकल? 10 पार्टिकल ही रहेगा ना। अगर स्पेस पे गया हाउ मच पार्टिकल? 10 पार्टिकल ही होगा। अगर जुपिटर पे गया हाउ मच पार्टिकल? 10 पार्टिकल ही होगा। इसका मतलब
जो हमारा मास है वो बदलने वाला नहीं है। तो मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मास पूरी दुनिया में कांस्टेंट है। मेरा मास अगर यहाँ पे 60 kg है तो मून पे भी मेरा मास कितना रहेगा 60 kg, जुपिटर पे भी कितना रहेगा 60 kg। तो मेरा मास बदलने वाला नहीं है। पर अगर मैं मेरी बात करूँ वेट की, तो मैंने देखा ना कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगा और मैं सॉल्व करूंगा तो W का वैल्यू अलग आएगा, वेट अलग आएगा। तो हमारे अलग अलग प्लेनेट पे क्योंकि ग्रेविटी अलग अलग है तो वहाँ पे हमारा वेट बदल जाता है। तो मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स बट वेट इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हर प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होता है। तो ये पॉइंट कवर हो गया। अब अगला पॉइंट। अब अच्छा, अगर मैं मास की बात करूँ तो मुझे बताओ क्या ये मास जीरो हो सकता है क्या? ये जो मार्कर है इसका मास समझो कि 10 ग्राम है, 10 kg है, समझो 10 kg। अब मुझे बताओ इसका मास मतलब क्या? इसका मैटर ना। अब इसका मैटर जिससे ये मार्कर बना हुआ है, इसका पार्टिकल्स वगैरह, क्या ये कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अगर मार्कर के पास पार्टिकल्स वगैरह है तो ये जीरो कैसे होगा? जीरो तो हो नहीं सकता। तो मास कैन नॉट बी जीरो। पर अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट जीरो हो सकता है। सर वेट जीरो कैसे होगा? अरे देखना, अगर तू ऐसे जगह पे चला गया जहां पे ग्रेविटी जीरो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है, समझो कि स्पेस में कहीं बीच में कोई प्लैनेट नहीं है, एकदम आप बीच में हो, क्या वहां पर ग्रेविटी होगा? तो अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो अगर तू मास को मल्टीप्लाई भी करेगा तो जीरो ही आएगा ना। तो जो हमारा वेट होता है बच्चों वो जीरो हो सकता है ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। तो मास कैन नॉट बी जीरो बट वेट कैन बी जीरो। लास्ट पॉइंट, हमारा मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, अपन उसको केजी में गिनते हैं, और वेट का होता है न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स का न्यूटन तो वेट का भी न्यूटन। तो बच्चों आप जब चाहते हो अपना वेइंग मशीन पे अपना वजन करने के लिए, तो जब आपको बताते हैं कि 60 kg है, तो जो केजी होता है वो वजन होता है, दैट इज वेट होता है कि मास होता है? वो मास होता है। तो वेट होता नहीं है। ये हमारा बहुत बड़ा मिथ है सोसाइटी का कि अपन बोलते तेरा वेट कितना है तो वो बोलता है 60 kg। अरे 60 kg नहीं है, 60 kg इज योर मास। 60 kg ना, kg मतलब मास, तो तेरा मास है। अगर तुझे वेट निकालना है तो वो केजी को, मास को तू यहाँ पे पुट कर दे। जो वेट निकालना है ना, मास को पुट कर दे। तेरा वजन कितना था 60 किलो, तो यहाँ पे आ गया 60। अब मैं अज्यूम करता है कि जो मेरा अर्थ का ग्रेविटी है वो 9.8 नहीं 10 है, तो क्या मैं कहूँ 60 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 600, तो मेरा वेट आएगा 600 न्यूटन। तो बच्चों हमारे अर्थ के सरफेस के लिए जो हमारा मास होता है लगभग उसका 10 गुना ज़्यादा हमारा होता है वेट। तो अगर मेरा मास 60 kg है तो मेरा वेट कितना हो जाएगा? लगभग 600 किलो, 600 न्यूटन। तो ये मेरा डिफरेंस है बेसिक मास का और वेट का। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं सारे पॉइंट से एकदम क्रिस्टल क्लियर रहा हूँगा। इसके अलावा वेट का और 2 पॉइंट याद रखना। एक फॉर्मूला, वेट इज इक्वल्स टू mg, आपको सवाल आ जाएगा इसके ऊपर कभी कभी। वेट इज इक्वल्स टू mg, वेट इज इक्वल्स टू mg, वेट इज इक्वल्स टू mg। इसके अलावा एक और चीज बच्चों याद रखोगे कि जो बच्चों देखो यहाँ पर जो मेरा अर्थ का ग्रेविटी है, जो मेरा मून का ग्रेविटी है, मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो होता है ये हमारे अर्थ के कंपैरिजन से, हमारे अर्थ के कंपैरिजन से 1/6 होता है। मतलब जो मेरा मून का ग्रेविटी है वो मेरे अर्थ से 6 गुना कम है। अब क्योंकि मेरा अर्थ का कुछ, देखो फॉर्मूला पुट करो, अब मेरा अर्थ का कुछ ग्रेविटी रहा होगा ना, अगर मून का ग्रेविटी 6 गुना कम है तो क्या मैं कहूँ जिसका वेट होगा वो 6 गुना कम होगा मून पे। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट समझो, और मेरा वजन है वेट 600 न्यूटन, कितना है बच्चों? 600 न्यूटन। तो अगर मेरा वेट अर्थ पे 600 न्यूटन है तो मून पे मेरा वेट होगा डिवाइड बाय 6। अर्थ का वेट अपॉन 6, अर्थ का वेट मतलब अर्थ का वेट नहीं, अर्थ पे मेरा वेट, ऑब्जेक्ट का वेट अपॉन 6। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट 600 न्यूटन है तो मून पे कितना होगा? अगर ऐसा पूछा तो डिवाइड, जो भी वेट है अर्थ पे डिवाइड बाय 6 कर देने का, आंसर क्या आएगा? 100 न्यूटन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमारे मून पे हमारा वेट कम हो जाता है 6 गुना से एज कम्पेयर टू अर्थ। क्यों ऐसा? क्योंकि मून पे ग्रेविटी कम है। आपने देखा होगा ना जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को मून पे जाते खुद ही मारते हैं तो हवा में उड़ने लगते हैं। अब वो हवा में क्यों उड़ रहे? ग्रेविटी कम है। अब ग्रेविटी कम है तो वेट तो कम होगा ही ना, तो वो 6 गुना कम हो जाता है। ये आपको याद रखना है, आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में पूछेंगे, आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो मैं फटाफट इस सारे पॉइंट को मैं रिवाइज करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट,
तो अगर मैं मास और वेट की बात करूँ तो व्हाट इज मास? मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी और प्रेजेंट इन अ बॉडी. नाउ व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड इन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सेकेंड पॉइंट, जो हमारा मास होता है उसका कोई भी डायरेक्शन होने वाला नहीं है, सिर्फ क्या होता है? वैल्यू, मैग्नीट्यूड, 60 kg, 90 kg वगैरह वगैरह. तो मैं बोलूँगा कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. और जो मेरा वेट होता है, क्योंकि ये फोर्स है, और अगर ये फोर्स है अर्थ वाला ग्रेविटेशन वाला, तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होगा. अब क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्शन है ना, तो मैं कहूँगा कि जो मेरा वेट हो जाएगा ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. थर्ड पॉइंट, जो हमारा मास होता है इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका जो मास है इट इज बेसिकली मैटर, कोई बाहर के स्पीड डिपेंड करने वाला नहीं है. तो अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, क्योंकि ये बाहर की चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं कहूँगा कि डिपेंड्स ऑन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी. अगला वन, जो हमारा मास होता है दुनिया में बदलने वाला नहीं है, याद रख लो, कांस्टेंट है एवरीवेयर. हमारा जो वेट होता है वो बदलता है. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला के अनुसार जो वेट है डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर. अर्थ पे कुछ और होगा, मून पे ये कुछ और होगा, जुपिटर पे ये कुछ और होगा, तो अगर ये कुछ और होगा तो वेट भी कुछ और होगा. सिंपल है. अब अगला, अगर मैं मास की बात करूँ तो मास कभी भी जीरो होने वाला नहीं है. अगर ये मार्कर है इसका कुछ ना कुछ मास है, क्योंकि मैटर प्रेजेंट है, तो ये मैटर तो गायब नहीं हो जाएगा ना, मैटर तो रहेगा ही, तो मास कैन नॉट बी जीरो. पर अगर बात करूँ वेट की, तो वेट जीरो हो सकता है. क्यों? अगर मैं ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, स्पेस वगैरह में, तो मुझे बताओ ग्रेविटी नहीं है, जीरो है, तो मल्टीप्लाई में जीरो करो तो वेट क्या आ जाएगा? जीरो. मतलब कोई फोर्स खींच ही नहीं रहा है उसको, तो वेट भी क्या हो गया? जीरो, क्योंकि वेट इज इक्वल्स टू फोर्स. अब आगे, जो मेरा मास होता है उसका ऐसा यूनिट इज केजी, और जो मेरा वेट होता है उसका ऐसा यूनिट इज न्यूटन. न्यूटन क्यों है? फोर्स है. इतना पॉइंट क्लियर हो गया. जो मेरा वेट इन मून इज 6 times 1/6 द वेट इन अर्थ. मतलब अगर मेरा अर्थ पे वजन 600 न्यूटन है, अर्थ पे मेरा वजन 600 न्यूटन है, तो मैं अगर गया मून पे और वहाँ पर अगर मैंने ट्राई किया अपने अपने आप को मेजर करने का, तो वहाँ पे जो मेरा वेट होगा वो होगा लगभग 100 न्यूटन. क्यों? क्योंकि अर्थ के मुकाबले 6 गुना कम होता है. क्या इतना पार्ट क्लियर है? पक्का. अब आगे चलते हैं. अब बच्चों अगला वन इज फ्री फॉल. अब ये फ्री फॉल क्या होता है सर? देखो इसके ऊपर आपको ज़्यादा कुछ हाई फाई सवाल नहीं आता, आपको बनेगा सिर्फ न्यूमेरिकल, जो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. इसके अलावा आपका बनेगा डेफिनेशन, बस इतना ही आता है. तो इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स दो भी मत, जोर मत दो, फोर्स बोल रहा हूँ, ज़्यादा जोर मत दो. जितना कह रहा हूँ उतना याद रखो, उतना नोट्स बनाओ, और उतने का ही तुम्हारा आंसर आएगा. ठीक. अब फ्री फॉल क्या होता है पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, ठीक. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, मुझे बताओ कि गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा. लेकिन जब मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा, आइला नीचे गिर गया. अब बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अब जब मैं इसको छोड़ूंगा, अब क्या इसका कुछ स्पीड था क्या बच्चों? नहीं था. स्पीड कितना है अभी? जीरो. क्या मेरे को इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है. लेकिन जब मैं इसको छोड़ता हूँ कैसा स्पीड बढ़ने लग गया? मुझे बताओ इसका स्पीड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसका स्पीड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नीचे से कोई ना कोई फोर्स है, ग्रेविटी, और वो एक्सेलरेशन जनरेट करता है. अरे हाँ या ना? अब क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो ऐसा गिरने का प्रोसेस जहाँ पर ऑब्जेक्ट गिरता है जस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटी अलोन, अपन उसको बोलते हैं फ्री फॉल. सर इसका एग्जाम्पल दो ना. देखो मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं फेंका, क्या ये फ्री फॉल हुआ क्या? नहीं. जब मैं कोई ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ तो फ्री फॉल नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेविटी तो फोर्स लग ही रहा है, पर मेरे फेंकने का फोर्स भी लग रहा है. अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ तो ग्रेविटी का तो फोर्स लग ही रहा है, पर फेंकने का भी फोर्स लग रहा है. तो फ्री फॉल का मतलब होता है ऐसा फॉल जहाँ पे कोई बाहर का फोर्स लगने वाला नहीं है. देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. वहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स काम करता है, वो होता है हमारा अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स. क्या इतना बात क्लियर हो गया? तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को गिरा रहा हूँ और अगर इस ऑब्जेक्ट पे गिरते समय सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, अर्थ ग्रेविटी, तो मैं उसको कहूँगा फ्री फॉल. क्या कहूँगा? फ्री फॉल. अब मुझे बताओ ये फ्री फॉल है कि नहीं? अब मुझे बताओ ये फ्री फॉल है कि नहीं? चलो अब मुझे बताओ ये फ्री फॉल है कि नहीं? हाँ सर ये फ्री फॉल है. अरे बच्चों ये फ्री फॉल नहीं है सर. अभी तो आपने बोला कि जब ये सिर्फ गिरता है तो फ्री फॉल होता है. अरे नहीं, आप ध्यान से देखो, मैंने कहा कि सिर्फ एक ही फोर्स लगना चाहिए, ग्रेविटी का फोर्स. सर एक ही तो फोर्स लग रहा है. अरे बच्चों जब इसको छोड़ रहा हो, क्या मैं कहूँ ये तो गिर रहा था बिकॉज ऑफ ग्रेविटी,
लेकिन जो हमारा हवा है, हमारा हवा इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाता होगा, तो ये नीचे तो जा रहा है पर हल्का फुल्का मात्रा में ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, सॉरी एयर वगैरह का। तो मैं कहूँगा कि ये अभी भी प्रॉपर फ्री फॉल नहीं है। तो बच्चों याद रखो, फ्री फॉल कब होता है? जब एक ही फोर्स लगता है और मोस्टली बेसिकली वहाँ पे एयर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो हमारे टॉपिक के ऊपर फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स और मूव्स, जो भी ऑब्जेक्ट गिरता है या तो मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, अलोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के जैसे मूव कर रहा है और कोई बाहर का फोर्स नहीं है, तो अपन बोलेंगे इट इज सेड टू बी फ्री फॉल, कि वो फ्रीली गिर रहा है। आप अपनी पसंदीदा औरत के लिए गिरते हो प्यार में, तो जो आप गिर रहे हो उसके प्यार में, क्या वहाँ पर कोई आपके इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है क्या? कोई आपका लालच है क्या? नहीं है ना। आप जब प्यार कर रहे हो तो सिर्फ प्यार कर रहे हो, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ सोचते नहीं हो। तो आप जब प्यार में गिरते हो बिना कोई सोचे, बिना कोई बाहर के फोर्स लगाए, सिर्फ प्यार में गिर रहे हो, आप उसको बोलेंगे फ्री फॉल। क्या बोलेंगे बच्चों? फ्री फॉल। वैसे ही व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स और मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ का ग्रेविटी अलोन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट इज सेड टू बी फ्री फॉल। अब जब फ्री फॉल हो रहा था तो मुझे बताओ स्टार्टिंग का वेलोसिटी कितना है? 0 है ना। जब मैं छोड़ूंगा तब वेलोसिटी बढ़ेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों हमेशा कितना होता है? 0, एंड देन इंक्रीजेस ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बाद में इसका स्पीड बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नीचे गिर रहा है और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लग रहा है। इतना बात क्लियर हो गया। इसके अलावा हमारा फ्री फॉल इस नॉर्मल मीडियम में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ग्रेविटी तो लग रहा है और कोई बाहर का फोर्स नहीं है, पर एक फोर्स है हमारे एयर का रेजिस्टेंस बियॉन्ड सी। अरे हाँ या ना? तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से फ्री फॉल नहीं है। तो प्रॉपर फ्री फॉल कब होगा सर? तो प्रॉपर ट्रू फ्री फॉल ये होता है वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कोई एयर नहीं है। तब जब इसको छोड़ूंगा क्या सिर्फ ग्रेविटी लगेगा? ग्रेविटी लग रहा है, कोई बाहर का एयर वगैरह होने वाला नहीं है, कोई फोर्स होने वाला नहीं है, तो मैं कहूँगा कि वो तरह का फ्री फॉल है। अब सर अगर मुझे कल को न्यूमेरिकल आ जाएगा कि फ्री फॉल, एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है इतने के स्पीड से, उतना वो, इतना ये, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा? तो बच्चों मुझे एक चीज़ पता है, 9th में न्यूटन बाबा ने मुझे एक टॉपिक दिया था लॉज ऑफ मोशन, जहाँ पर मुझे ना अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका है ना वैल्यू निकालने का मेरे पास 3 फॉर्मूला था। सबसे पहला था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या था? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड क्या था बच्चों? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बच्चों मेरे पास 3 फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो, ये तो मेरा 3 बेसिक फॉर्मूला हो गया। पर अगर मैं बात करूं फ्री फॉल के लिए, तो मुझे बताओ फ्री फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है? बोल रहे यार, मैं ही बोलूंगा सब कुछ। फ्री फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है? बोल, अभी भी नहीं बोल रहा है, सिग्मा बन रहा है, मारो आके। अभी भी फ्री फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों? 0। कितना है बच्चों? 0। अगर मेरा वैल्यू 0 है यू का, चलो फॉर्मूला बनाते हैं फ्री फॉल के लिए, तो मुझे तो अभी तो v रहेगा इज इक्वल्स टू, क्या u 0 हो गया? अगर u 0 हो गया तो क्या बच गया? at बच गया। अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो क्या मैं कहूँ यहाँ पर a जो होगा वो g के बराबर होगा, तो जहां पर a वहां पर g, u तो 0 था, तो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस a के जगह पे gt ना, तो 0 तो है ही नहीं, तो क्या मैं लिखूँ? v इज इक्वल्स टू gt। तो ये हो गया मेरा पहला फॉर्मूला। अब अगला फॉर्मूला क्या है? s, तो s इज इक्वल्स टू, क्या u है क्या? ये तो 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई टी, ये पूरा 0 हो गया, तो गायब हो गया, इज इक्वल्स टू हाफ। क्या मैं a के जगह पे g लिख दूं? तो g t का स्क्वायर। सिंपल है बच्चों। अब तीसरा ये वाला फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। u क्या होता है? अरे u 0 है, तो पूरा टर्म गायब हो गया, क्या बच गया? प्लस 2gs। तो क्या मैं 2as को gs लिख दूं ना, 2gs। तो बच्चों अगर आपको कभी सवाल आया कि आपको कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा है इतने के स्पीड से, मतलब उसका ग्रेविटी इतना है, टाइम इतना लग रहा है वगैरह वगैरह, और आप पता करो, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, जब वो नीचे गिर रहा है तो डिस्टेंस कितना है, कितने मीटर ऊपर से वो नीचे गिर रहा है, आपको जी दिया रहेगा, आपको बोलेंगे इसमें टाइम कितना लगेगा, तो आप यहाँ पे पुट करके वो वैल्यू निकाल सकते हो।
तो सेम आपको जब भी कुछ दिया रहेगा ऐसा, तो आप यहाँ पे पुट करोगे, वैल्यू निकालोगे। क्या इतना बात क्लियर हो गया? तो बच्चों ये था हमारा फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में मैंने ये पढ़ा, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। तो फ्री फॉल में मैंने ये पढ़ा कि जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, कोई और फोर्स होने वाला नहीं है, हवा का भी रेजिस्टेंस नहीं, तो मैं उसको कहूँगा फ्री फॉल। फ्री फॉल में अक्सर ही हमारा यू का वैल्यू होता है जीरो। व्हाट इज यू? यू एंड आई नो, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो वो हमेशा कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। अब बढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। ये मेरा फेवरेट है, इसको बोलने में मुझको बहुत मजा आता है और इसका स्टोरी भी बहुत मस्त है। चलो अब बच्चों मुझे बताओ, एस्केप क्या होता है? तुझे लगता है मेरे को सुनाई दे रहा है? कमेंट कर, तो ही मालूम पड़ेगा ना कि तू आंसर दे रहा है करके। अच्छा मुझे बताओ, एस्केप क्या होता है? सर एस्केप का मतलब होता है जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसने मुझे पकड़ के रखा है, तो मैं कैसे उसके चंगुल से बचूंगा, इसको मैं बोलता हूँ एस्केप। अरे बच्चों, वो तो दूसरा एस्केप है, वो रियल एस्केप वही है। यहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप का मतलब होता है कोई भी जगह से बचना, निकलना, बेसिकली निकलना। जो हमारा कैदी वगैरह होते हैं, चोर वगैरह होते हैं, जैसे कि वो लड़की जिसने तेरा दिल चुराया, वो जेल में होगी, तुम्हारे रिब केज में होगी ना, जेल केज के अंदर, तो वो बाहर निकलेगी ताकि कोई और आए। दैट इज एस्केप करना। तो मैं बोलता हूँ कि एस्केप मतलब निकलना, ठीक है। अब सर एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी इज नथिंग बट, अब मुझे बताओ बच्चों, ये मेरा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का जो ग्रेविटी है, क्या इसका कुछ फील्ड होगा? सर फील्ड मतलब देखो, जो मेरा मैग्नेट होता है, मैग्नेट एग्जाम्पल है मैग्नेट। अब जो मैग्नेट है, मुझे बताओ क्या ये कुछ दूर तक अपना पावर अट्रैक्ट करने का है तो रिपल करके रखता है ना? एक चुंबक है यहाँ पर, एक चुंबक यहाँ पर है, इसको मैंने करीब लाया, अगर ये नॉर्थ पोल था, कहीं दूर हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या ये इधर दूर में दूर फेंका रहा था, क्या रेपल हो रहा था? क्या नहीं हो रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पे लाया, क्या रेपल हो गया? रेपल क्यों हुआ? क्योंकि शायद इस चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना, इसका रेंज होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर आया तो गायब, या तो चिपक जाएगा। सिंपल ना? तो अपन उसको बोलते हैं फील्ड, जहाँ पर वो फोर्स काम करता है जितने एरिया में। तो सेम जो मेरा अर्थ है, क्या मेरे अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा? अगर उसके अंदर मैं रहूँगा तो फिर मैं नीचे गिर जाऊँगा, अगर मैं उसके बाहर गया तो मैं एस्केप हो गया। अरे हाँ या ना? अब मुझे बताओ, मेरे पास ये पत्थर, ये मार्कर है, मैं चाहता हूँ कि ये ना मेरे अर्थ की ग्रेविटी के बाहर चले जाए, एस्केप हो जाए अर्थ से, अर्थ की ग्रेविटी से, ताकि कभी नीचे ना गिरे। तो मुझे बताओ, मैं इसको स्पीड से फेंकूंगा, तो मैंने इसको ऐसा फेंका। अब बच्चों मुझे बताओ, जब मैंने उसको एकदम ताकत लगे ऐसा फेंका, एकदम कम स्पीड दिया, क्या ये अर्थ की फील्ड को बाहर गया? क्या नहीं गया, अर्थ के अंदर ही था तो नीचे गिर गया। तब मुझे आइडिया आया कि ये काम करता ना, आप इसको और ऊपर देते तो सपाक, अब ये और ऊपर गया। जब मैंने इसको और स्पीड दिया, क्या इसका हाइट बढ़ गया? तो ज़्यादा स्पीड ज़्यादा हाइट, और स्पीड दिया तो और हाइट बढ़ेगा। ऐसे करते करते बच्चों, एक टाइम ऐसा आएगा, मैंने उसको इतना स्पीड दे दिया, इतना स्पीड दे दिया कि अब वो अर्थ के फील्ड के बाहर चला गया। तो दैट मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। वो जो मिनिमम वेलोसिटी है कि हाँ इतना अगर मैं दूंगा तो वो अर्थ के फील्ड के बाहर चला जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी। अगर उससे ज़्यादा दूंगा तो अच्छी बात है, वो तो चला ही गया, पर अगर उसके कम दिया तो जाने वाला नहीं है। दैट मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय विच ऑब्जेक्ट एस्केप्स द अर्थ और अ प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी जितना देना पड़ेगा ताकि वो कोई भी प्लैनेट का या तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए, उसको मैं कहता हूँ एस्केप वेलोसिटी। क्या कहता है बच्चों? एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला वगैरह आता है, ये फॉर्मूला कैसे आया? यहाँ पे एनर्जी का गेम होता है, एनर्जी कंजर्वेशन का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। खैर मुझे वो सब पढ़ना नहीं है, मुझे एग्जाम में नहीं पूछने वाले, तो आप सीधा फॉर्मूला पे आओगे कि एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला है। सबसे फर्स्ट वन इज अंडर रूट ऑफ द होल अंडर रूट ऑफ 2 बड़ो जी m अपॉन r, 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 ये रूट के अंदर है, याद रखना। दूसरा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2 छोटो जी r। क्या फॉर्मूला बच्चों? अंडर रूट ऑफ 2 छोटो जी r। तो दो फॉर्मूला, सबसे पहले याद करो मेरे साथ, चलो। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r, 2gm अपॉन r, 2gm अपॉन r, 2gm अपॉन r।
और जो मेरा एस के वेलोसिटी का सेकंड फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ 2 छोटो जी मल्टीप्लाई बाय 2 छोटो जी मल्टीप्लाई बाय आर 2 छोटो जी मल्टीप्लाई बाय आर। क्या इतना मत हो क्या? तो ये दो फॉर्मूला आपको याद करना है। सर इसमें सवाल कैसे आते हैं? सवाल आते हैं व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, 1 से 2 मार्क्स का। आपको इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस है और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये वाला है। तो अगर ये फॉर्मूला याद कर डाला तो लाइफ जिंगा डाला वैसा, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर, 2gm अपॉन आर, 2gm अपॉन आर। अब सर देखो मुझे फॉर्मूला तो मालूम पड़ गया पर मुझे उससे मतलब ही नहीं है। आप मुझे वो नंबर बता दो ना कि वो कितना वेलोसिटी होना चाहिए जितने में मेरा ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर चले जाए, मिनिमम वेलोसिटी। उसका नंबर क्या है, कितना किलोमीटर पर आवर, कितना किलोमीटर पर सेकंड, वो तो बता दो। तो बच्चों जो हमारा एस्केप वेलोसिटी होता है नंबर के टर्म्स में वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर आवर नहीं, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इस मार्कर को अगर मुझे गायब करना है तो इसको मुझको स्पीड देना पड़ेगा लगभग 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में। मतलब अगर मैं इसको इतना स्पीड दूं ये एक सेकंड में 11 किलोमीटर चले जाए, तुम सोच रहे हो? तो मैं इसको बोलूँगा कि वो अर्थ के फील्ड के बाहर चले जाएगा, दैट इज अर्थ का एस्केप वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट का एस्केप वेलोसिटी। इसके अलावा अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में लेके जाऊँगा पर आर के टर्म्स में तो हो जाएगा बच्चों लगभग 40,000 किलोमीटर पर आर। तो एक सेकंड में 11 किलोमीटर, एक घंटे में 40,000 किलोमीटर का स्पीड। आप सोचो अपन जब रोड पे बाइक चलाते हैं तो वो लगभग 100, 80, 120, 60 पर आर के स्पीड में होता है। जो तुम सुपर कार्स वगैरह देखते हो 300, 250, 200 ऐसी स्पीड में चलता है। 40,000 किलोमीटर पर आर, एक घंटे में 40,000 किलोमीटर। जो हमारा इंडिया है ना वो भी उतना बड़ा नहीं है। हमारा इंडिया 2-3 हज़ार मतलब 2-2.5 हज़ार के आसपास का ही रेंज होता है वो बड़ा वाला। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आप ये वैल्यू याद रखोगे। तो ये होता है हमारा एस्केप वेलोसिटी। तो वेल बच्चों आज के लेक्चर में अपन ने देखा मास क्या होता है, वेट क्या होता है, मून पे क्या डिफरेंस है, वेट का फॉर्मूला क्या है, फ्री फॉल क्या होता है। तो अब कभी भी अगर आप लड़के के पैर में गिर रहे हो या तो आप लड़के के पैर में गिर रहे हो, सर लड़के की दुनिया अजीब है आपको पता ही है ना। तो जब आप गिर रहे हो तो उस टाइम पे वो हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, फ्री फॉल। क्या होना चाहिए? फ्री फॉल। जो उसके आंखों का ग्रेविटी है खाली उसी का फोर्स होना चाहिए अलोन, और कोई फोर्स होना चाहिए क्या? नहीं। तो आप कहेंगे कि आप प्यार में फ्री फॉल हो गए। क्या हो गया बच्चों? फ्री फॉल। वैसे एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? अगर आप प्यार में फ्री फॉल हो चुके हो पर अब आप एस्केप करना चाहते हो तो मिनिमम स्पीड रिक्वायर, वेलोसिटी रिक्वायर, क्या भाग के निकल जाओ वहां से, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। तो दोनों चीज कनेक्टेड है। रिश्ता वही, सोच नहीं, स्टार प्लस। ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर आप देखो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर वे में लिखो। चैप्टर का नोट्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको दे दिया हो। तो अगर आपके पास वो नोट्स रहेगा एक पेज के ऊपर या तो एक आप बुक ही बना लो तो उससे आपको होगा क्या फ़ायदा कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी मिल जाएगी। इसके अलावा एग्जाम के समय उतना टेक्स्ट बुक पेज पलटो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत यहाँ पर देख के सब कुछ समझ सकते हो। तो उसका स्क्रीनशॉट खींच लो। मैं जाऊँगा अभी 2 सेकंड का टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट खींच लेना और घर पे बैठ के अच्छे से नोट्स बनाओ, अलग अलग करके इस्तेमाल करो। आपका नोट्स क्लीन होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आप देखते ही आपको मालूम पड़े कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दिया हो कि ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है। आप घर पे जाओ, एक्सरसाइज घर पे ही हो गए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल्स हो गए, ट्राई करो सॉल्व करने का। अगर मुझसे पॉसिबल होता है तो फिर मैं एक लेक्चर और बना देता हूँ जस्ट फॉर न्यूमेरिकल्स, जहाँ पे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहले मैं सारा फॉर्मूला लिख दूंगा फिर अपन न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर अपन मिलेंगे कोई और चैप्टर में, कोई और लेक्चर में, या तो इसी के न्यूमेरिकल्स में।